हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस बायोलॉजी क्लासेस में। बच्चों, हमने लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जैसे एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस प्रकार से होता है, उसके बारे में हमने उसका कंप्लीट डिस्कशन किया था कि जो सेवाल्स होते हैं या फिर जो एल्गीज होते हैं या फिर जो लोअर प्लांट्स होते हैं, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। और साथ ही साथ कुछ स्ट्रक्चर के बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था। जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। जितना भी रिप्रोडक्शन, किस प्रकार से रिप्रोडक्शन की क्या स्टेज होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। इससे जो अगला वाला पार्ट होगा उसमें हम सीड्स, जो सीड्स वाले प्लांट्स होते हैं उनका पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कैसे उनमें पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन होता है, उसका अध्ययन हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ये जो आज का हमारा वीडियो है ये आपके लिए नीट 2021 और साथ ही साथ सीबीएसई के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिनमें साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे, जो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे वो फ्लो चार्ट के द्वारा पढ़ेंगे। हम पीडीएफ के माध्यम से इसको पूरा फ्लो चार्ट के द्वारा कन्वर्ट कर दिया है, तो उसके हम शुरुआत करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना, अगर आपको इस पीडीएफ, इस जो वीडियो है इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस बायोलॉजी क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर लास्ट तक वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने सारे दोस्तों को शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी एक बच्चे के एक डाउट को दूर ज़रूर कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, कल हमने जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की थी तो उसमें हमने सिंपली आपको बताया था कि या तो एक पेरेंट से ही संतति का निर्माण होता है, जो मतलब जो एम्ब्रियो बनता है वो एक ही संतति से बनता है, या फिर मान लीजिए कि दो अलग अलग हैं, एक ही जो एनिमल है उस पर ही डिफरेंट जो अपोजिट सेक्स प्रेजेंट है। मान लीजिए मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल भी प्रेजेंट है, उस मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, और उससे क्या हुआ, संतति का निर्माण हुआ, जो जाइगोट बना वो उससे बना। तो यहाँ पे भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही ये पार्ट हुआ, क्योंकि यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें भी एक ही जीव, मतलब एक ही एनिमल का उपयोग हो रहा है, एक ही एनिमल से दूसरे जीव का निर्माण हुआ है। तो वो क्या हुआ था, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में है। इसमें क्या होता है, मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब होगा जब सेम एनिमल या डिफरेंट एनिमल के अपोजिट सेक्स के मेल एंड फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन होगा। मान लीजिए कि कोई एनिमल है, जो ये मेल है ये फीमेल है, इससे प्रोड्यूस हुआ मेल गेमिट्स और इससे प्रोड्यूस हुआ फीमेल गेमिट्स। जब इन दोनों का फ्यूजन होगा तो बनेगा जाइगोट, और इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जहाँ सेम एनिमल हो सकता है या डिफरेंट एनिमल के जो अपोजिट सेक्स, जैसे मेल गेमेट्स हो गए, यहाँ पे फीमेल गेमेट्स हो गए, आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। गेमेट्स फॉर्मेशन किसका करते हैं, जाइगोट का। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या नाम देंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई, आपको डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो उसकी हमने यहाँ पे बात कर ली थी कि यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और उस जाइगोट से क्या होगा, एक न्यू स्पीसीज़ का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, न्यू स्पीसीज़ का ऑर्गेनिज्म होगा, मतलब ओरिजिन होगा, उत्पत्ति होगी। तो ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद में देखते हैं आगे,
एक थोड़ी सी इम्पोर्टेंट एंड आपको मतलब बेसिक नॉलेज होने वाली बात यहाँ पर करेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में इलेबरेट विस्तृत होती है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो एक मेल था, ये एक ऑर्गेनिज्म था, जो ये जीव था, इसे से ही क्या हुआ, एक न्यू जीव का निर्माण हो गया। तो उसी चीज़ को ध्यान रखना है। ये तो कितनी सिंपल प्रोसेस हो गई, सिंपल प्रोसेस हो गई जो ये सेक्सुअल वाली है। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें हम आगे बात करेंगे कि किस प्रकार मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स को आपस में फ्यूज़ होने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। तो और इसमें यह एक लंबी चलने वाली प्रोसेस भी है। तो ये प्रोसेस कैसी हो गई, इलेबोरेट विस्तृत प्रक्रिया, कैसी विस्तृत प्रक्रिया, साथ साथ में कॉम्प्लेक्स जटिल, क्योंकि ये एक इजी प्रक्रिया नहीं है, और स्लो प्रोसेस। देखो इसमें टाइम लगता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें टाइम लगता है। मान लीजिए एक बैक्टीरिया है, इसको फ्यूज़ करना है, तो ये तो 2 पार्ट्स में टूट गया, इसको टाइम थोड़ी ना लगा, यही तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। लेकिन जब मेल गेमेट्स का फॉर्मेशन होगा, फीमेल गेमेट्स का फॉर्मेशन होगा, दोनों का एक ही समय पर फॉर्मेशन होना भी आवश्यक है। साथ ही साथ अगर अलग समय पर फॉर्मेशन हुआ तो वो प्रोसेस नहीं होगी। तो इसलिए जैसे इस प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें क्या लग रहा है, हमें टाइम लग रहा है, इसलिए ये क्या है, स्लो प्रोसेस है। तो इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में क्या होती है, एक स्लो प्रोसेस होती है। साथ ही साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में क्या होती है, एक स्लो प्रोसेस होती है, और साथ ही साथ क्या होती है, विस्तृत प्रक्रिया होती है, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस। इतनी चीज़ समझ में आ गई, इस लाइन का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद में हम आगे की बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, ऑल ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे जीव हैव टू रीच ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मेच्योरिटी इन देयर लाइफ। देखो जो सारे के सारे जीव होते हैं, ऐसा नहीं है कि जन्म से ही वो रिप्रोडक्शन करने लग जाते हैं, जन्म से ही रिप्रोडक्शन करने लग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी जीव जब उसकी उत्पत्ति होती है, फिर उसके बाद में उसमें मैच्योरिटी आती है, और इसी मैच्योरिटी के बाद में क्या होता है, वह रिप्रोडक्शन करेगा। जैसे हम ह्यूमंस की बात करते हैं, तो ह्यूमंस में जब एज डिसाइड की गई है, वो क्या है, शादी के लिए जो एज डिसाइड की गई है वो क्या है, जो लड़के की एज होती है वो तो 21 साल, और जब लड़की की एज होती है 18 साल। तो ये डिसाइड क्यों की गई है, क्योंकि माना गया है कि जो मेल होते हैं वो तो लगभग 21 वर्ष की एज में मैच्योर होते हैं, और जो फीमेल्स होती है वो 18 जो वर्ष की आयु होती है उसमें वो मैच्योर हो जाती है। तो ये उसकी मैच्योरिटी स्टेज हो गई, इसमें उनको मैच्योर मान लिया जाता है। इसलिए ही फिर उसके बाद में उनको शादी की परमिशन मिलती है। यही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि जो ऑल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होते हैं, एक ग्रोथ होती है एक निश्चित स्टेज तक, और उसके बाद में क्या आती है, उनमें मैच्योरिटी आती है। देखो जब हम प्लांट्स की बात करें, इसी स्टेज को जुवेनाइल, किशोरावस्था, इसे हिंदी में क्या कहेंगे, किशोरावस्था। एनिमल्स में तो इसे क्या कहेंगे, जुवेनाइल स्टेज। लेकिन जब इसे मैं प्लांट्स में बात करेंगे तो प्लांट्स में इसको क्या कहेंगे, वेजिटेटिव फेज या काइक फेज। और जैसे ही जुवेनाइल स्टेज का एंड होता है, किसकी शुरुआत होती है, बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। अब जैसे ही जुवेनाइल स्टेज का एंड हुआ, उसके बाद में किसकी शुरुआत होती है, बिगिनिंग किसकी होती है, बिगिनिंग होती है रिप्रोडक्टिव फेज की। अब ये एज हो गई, इस फेज में क्या होगा, अब वो रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर होगा। तो इतनी चीज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बेसिक्स थी, ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अगर इसमें अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके बोल सकते हैं, आपका हर एक डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको और कुछ भी हमसे पूछना हो तो साथ ही साथ कमेंट करके हमें बता दीजिए। अब चलिए आगे की बात करते हैं।
अब आगे की बात करते हैं। तो देखो, जो बांस का प्लांट होता है, जो बांस की स्पीसीज होती है जिसे बैम्बूज कहते हैं, उनकी स्पीसीज लाइफ में एक बार फ्लोवरिंग करती है। मतलब जो फ्लोवरिंग की प्रोसेस होती है उसमें क्या मान लिया जाता है कि प्लांट्स अब रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर हो गया है, क्योंकि फ्लोवर के अंदर ही 4 स्ट्रक्चर बनती है। कौन कौन सी? एक तो बनता है उनके जननांग और उनके पार्ट्स, कैलिक्स, कोरोला, उमंग, जायांग, ये सारे के सारे किस में बनते हैं? फ्लोवर में बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, और इनके सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम बॉम्बूज की बात करते हैं तो बॉम्बूज के लिए कहा गया है कि ये एक फ्लोवरिंग फिनोमेनट्स है। मतलब इस प्लांट्स में क्या होता है कि 50 से 100 वर्ष के बाद लाइफ में एक बार ये फ्लोवर उत्पन्न करता है, और इतनी अधिक मात्रा में फ्लोवर उत्पन्न करता है, उसके बाद में क्या हो जाता है, इसका डेथ हो जाता है। तो इसके लिए कहा गया है कि जो बैम्बूस प्लांट है वो लाइफ में एक ही बार रिप्रोडक्शन करता है और अत्यधिक मात्रा में फ्रूट्स उत्पन्न करता है। जो इसके फल होते हैं वो उत्पन्न होते हैं और उसके बाद में क्या हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है। तो मतलब जो बैम्बूस प्लांट के बारे में बताया गया है कि इसकी मेच्योरिटी के बारे में बताया गया है कि ये लाइफ में 50 से 100 वर्षों के बाद एक बार फूल देता है और उसके बाद में इसकी डेथ हो जाती है। उसी प्रकार एक और प्लांट है, कौन सा है? स्ट्रोबेंथियस कुंजियाना, जिसे नीला कुरेंजी भी कहते हैं। स्ट्रोबेंथियस कुंजियाना ये भी एक प्लांट है जो फ्लोरेशन से ही संबंधित है, फ्लोवर से ही संबंधित है। इसमें क्या होता है, देखो ये जो प्लांट्स होता है ये 12 वर्षों में एक बार फ्लोवर देता है। कितने वर्षों में फ्लोवर देता है? 12 वर्षों में एक बार फ्लोवर देता है। मतलब 12 वर्षों में एक बार रिप्रोडक्शन करेगा वर्ष। और लास्ट टाइम इसका जो फ्लोवरेशन है वो कब हुआ था? वर्ष 2006 के सितंबर और अक्टूबर के दौरान केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक की पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क के किनारे पुष्पों का कालीन बिछ गया था। तो हम कह सकते हैं कि यह 12 वर्षों में एक बार फ्लोवरेशन करता है। तो 2006 के सितंबर और अक्टूबर में इसने फ्लोवरेशन किया, तो उसके 12 वर्ष बाद कब हुआ? 2018 में इसका लास्ट फ्लोवरेशन हुआ। और उसके बाद में अब नेक्स्ट कब होगा? 2030 में। इतनी चीज़ समझ में आ गई। यहाँ से आपको नीट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो नीला कुरेंजी प्लांट है उसका नेक्स्ट फ्लोरेशन कब होगा? तो आपको सीधा ध्यान रखना है 2030। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन सकता है। या फिर आपसे ऐसे पूछ सकता है कि लास्ट फ्लोरेशन कब हुआ था? तब आपको ध्यान में रखना है 2018, क्योंकि आपको सारा का सारा इस डेटा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाकर यहाँ से पूछ सकता है। इट्स क्लियर? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ तक तो हमने बात की प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स में कुछ प्लांट्स की मैच्योरिटी 50 से 100 वर्षों के बाद में होती है, कुछ प्लांट्स की मैच्योरिटी 12 वर्ष के बाद में हो जाती है। अब यहाँ कुछ पक्षियों के बारे में बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं जो अंडे देने वाले पक्षी होते हैं। मान लीजिए मुर्गी है। मुर्गी क्या पूरे साल अंडे देती है या फिर कोई स्पेसिफिक सीजन में अंडे देती है? तो आपने नोटिस किया होगा। तो देखिए उसी की हम बात कर रहे हैं कि प्रकृति में रहने वाले पक्षी एक स्पेसिफिक सीजन में ही अंडे देते हैं। ठीक है, बट जो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं उनके जो बर्ड्स होते हैं वो वर्ष भर अंडे देते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये प्रोसेस, इसको हम रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे, इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें जो एग का प्रोडक्शन हो रहा है, इस संबंध में जो एग का प्रोडक्शन हो रहा है वो कमर्शियल एक्सपोल्यूशन के लिए हो रहा है, जो ह्यूमन मानव कल्याण के लिए संबंधित है, ह्यूमन मानव कल्याण से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि यह एक मतलब धंधे के लिए एग का प्रोडक्शन किया जा रहा है, जबकि यहाँ पर जो सीजनल एग का प्रोडक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन का पार्ट मानते हैं। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। एकदम इजी वे में प्लांट्स के बारे में बात की, फिर हमने एनिमल्स के बारे में बात की। अब हम बात कर रहे हैं फीमेल प्लेसेंटल मेम्ब्रेन, ऐसे फीमेल जिनमें प्लेसेंटा उपस्थित होता है। ठीक है, इस चीज़ को समझते हैं। ओवेरी की एसेसरी डक्ट,
एंड हार्मोन में साइक्लिक चेंज होते हैं। जब फीमेल प्लेसेंटा मेमल्स मैच्योर होता है तब क्या होता है, जो अंडाशय की सहायक डक्ट्स होती है, जो ओवरीज की एसेसरी डक्ट्स होती है और हार्मोन होते हैं, उनमें साइक्लिक चेंज होता है और उन साइक्लिक चेंजों के कारण दो प्रकार के साइकिल उत्पन्न होते हैं। एक तो होता है ओस्टियस साइकिल्स और दूसरा मेनिस्ट्रल साइकिल्स। तो देखो, जो ओस्टियस साइकिल्स होता है वो तो नॉन प्रीमेट्स एनिमल्स में होता है, जैसे काऊ, सीप, रेट, डियर, डॉग एंड टाइगर। लेकिन जो मेनिस्ट्रल साइकिल्स होता है वो किस में होता है, मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस में। तो इन दोनों के बारे में आपको चीज़ समझ लेनी चाहिए कि जो ओस्ट्रस साइकिल्स होता है वो किस में होता है, नॉन प्रीमेट्स में, और जो मेनिस्ट्रल साइकिल्स होता है वो किस में होता है, प्रीमेट्स एनिमल्स में। मेनिस्ट्रल साइकिल्स और ओस्ट्रल साइकिल्स के बारे में हम 4th चैप्टर में डिटेल से अध्ययन करेंगे कि यह क्या होता है, किस प्रकार से इसकी सारी प्रोसेस होती है। हमें तो बस यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि जब फीमेल प्लेसेंटल मैमल्स जब मैच्योर होते हैं तो उनमें क्या चेंज होते हैं, उनकी ओवेरी की एसेसरी डक्ट और हार्मोन में साइक्लिक चेंज होते हैं। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद में दो प्रकार के एनिमल्स और होते हैं। एक तो होते हैं सीजनल ब्रीडर्स, ठीक है। जैसा कि आप सब जानते हो कि जो अधिकतर मैमल्स होते हैं वो नेचुरल रूप से वनों में वाइल्ड कंडीशन में रहते हैं। वे रिप्रोडक्शन फेज़ के दौरान फेवरेबल कंडीशन में ही साइकिल का यूज़ करते हैं। मतलब जो कुछ एनिमल्स होंगे, कुछ मैमल्स होंगे, वो क्या करेंगे कि नेचुरल कंडीशन में ही मतलब रहते हैं। उनके लिए जैसे मान लीजिए कि 12 मंथ होते हैं ईयर में, पहला मंथ और छठा मंथ इनके लिए फेवरेबल है। तो इन दो सीज़न में ये क्या करेंगे, साइकिल शो करेंगे। जैसे इन्होंने साइकिल शो किया, मतलब ये रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो गए। उसी प्रकार से जो कंटिन्यूस ब्रीडर्स होते हैं उनमें क्या होती है कि जो मैनी अदर्स मैमल्स रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू देयर रिप्रोडक्शन, तो उनमें क्या होता है कि जो ज़्यादा और अदर मैमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब हर वक्त रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, कंटिन्यूस ब्रीडर या सतत प्रजक हिंदी में इसे कहते हैं, और सेशनल इसे कहते हैं। तो यहाँ 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो ओवेस्ट्रल साइकिल्स, एक मेनिस्ट्रल साइकिल, एक सीजनल ब्रीडर और एक कंटिन्यूस ब्रीडर्स, ठीक है। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलो बच्चों, अब बात करते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं। मान लीजिए हमने अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात की, उनमें बात की हमने कि प्लांट्स में, कुछ बर्ड्स में, और जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं उनमें किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। अब हम बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उनकी स्टेजेस क्या क्या होती है। तो उसमें पहली स्टेज होती है प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज। कौन सी होती है, पहली प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में हम गेमिट्स फॉर्मेशन की बात करेंगे कि किस प्रकार से मेल गेमिट्स का निर्माण होता है, किस प्रकार से फीमेल गेमिट्स का निर्माण होता है, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो हम प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में उसकी बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे जो हमारा अगला होगा फर्टिलाइजेशन, कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो किस प्रकार से होती है। यहाँ पर मेल और फीमेल गेमेट्स का फॉर्मेशन हो गया, अब किस प्रकार से ये फ्यूज़ होंगे वो हम बात करेंगे किसमें, फर्टिलाइजेशन में। उसके बाद में तीसरी हमारी जो स्टेप होगी वो क्या होगी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इस इवेंट्स में क्या होता है, मान लीजिए जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद में कैसे एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से इन जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के दौरान क्या क्या चेंज होते हैं, वो सारे के सारे किस में बात करेंगे हम, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। इट्स क्लियर। तो चलिए अब एक एक इवेंट्स को हम बारी बारी से यहाँ पर देखते हैं। तो हमारा जो पहला इवेंट्स है वो क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इस इवेंट्स में क्या होता है, इस इवेंट्स में गेमिट्स के फ्यूज़न की सारी प्रोसेस
सारी की सारी घटनाएं इसमें शामिल होती है। मतलब जब तक वो फर्टिलाइज नहीं करेगा उससे पहले की सारी घटनाएं क्या कहलाएंगी, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज कहलाएगी। तो इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसका पार्ट होगा सॉरी बच्चों, सबसे पहले इसका पार्ट होगा गेमेटोजेनेसिस या युग्मक निर्माण। जो युग्मक जनन है वो किस प्रकार से होगा, देखो जो मेल गेमेट्स होंगे वो और उसके अलावा कौन से होंगे, फीमेल गेमेट्स। तो गेमेटोजेनेसिस के दौरान किन गेमेट्स का निर्माण होगा, मेल गेमेट्स का निर्माण होगा और फीमेल गेमेट्स का निर्माण होगा। बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर ये इस दोनों स्ट्रक्चर क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। मेल गेमेट्स फीमेल गेमेट्स ये दोनों हैप्लॉइड होती है। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो उससे बनने वाली संरचना जाइगोट कैसी होगी, डिप्लॉन्टिक। उनमें जो गुणसूत्र होंगे वो डबल होंगे, वो एक गुणसूत्र यहाँ से आया होगा और एक गुणसूत्र यहाँ से आया होगा। इस प्रकार से जो सेल बनेगी वो क्या कहलाएगी, डिप्लॉन्टिक या द्विगुणित। अब जो बात करेंगे वो हैप्लॉन्टिक आइसोगेमेट्स की। तो बच्चों देखो हैप्लॉन्टिक होमोगेमेट्स या आइसोगेमेट्स क्या होते हैं, आपने नाम सुना होगा होमोगेमेट्स और आइसोगेमेट्स के बारे में, क्या होते हैं। तो देखो कुछ जो लोअर जो एल्गी होते हैं, कुछ सम एल्गी होते हैं, एग्जाम्पल के लिए क्लेडोफोरा। कौन सा, क्लेडोफोरा। उसमें क्या होते हैं कि जो दोनों गेमेट्स होते हैं, मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स, दिखने में एकदम सिमिलर होते हैं। मतलब जो दिखने में वो क्या होंगे, एकदम एग्जैक्ट कॉपी होंगे, क्योंकि इसी के कारण से इसे क्या कहते हैं, होमोगेमेट्स। मतलब दोनों एक जैसे, आइसोगेमेट्स इसका दूसरा नाम हो गया। इसमें क्या होता है कि ये सिमिलर दिखने के कारण मेल व फीमेल गेमेट्स को कैटेगराइज करना पॉसिबल नहीं है। इन दोनों गेमेट्स में आप पहचान करके बता सकते हो क्या कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, नहीं बता सकते, क्योंकि जो इनमें गेमेट्स है वो दोनों के दोनों क्या है, दिखने में एकदम सिमिलर है। इस सिमिलर होने के कारण इनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है और इसी के कारण इसे नाम दिया गया है होमोगेमेट्स। क्या नाम दिया गया है, होमोगेमेट्स। उसके बाद में अगले बात करते हैं हम हेटेरोगेमेट्स के बारे में। तो देखो अब बात करते हैं हम अगले पार्ट हेटेरोगेमेट्स के बारे में। किसके बारे में, हेटेरोगेमेट्स। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, होमो का मतलब हो रहा था दोनों सेम, और इसमें क्या होगा, दोनों गेमेट्स मोर्फोलॉजिकली रूप से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। तो इसे हम देखकर पहचान सकते हैं, इनमें से हम देख के पहचान सकते हैं कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। जी बिल्कुल, ये मेल स्ट्रक्चर हो गई स्पर्म, और ये क्या हो गया, ओवा, ये क्या हो गई, फीमेल, ये फीमेल गेमेट्स हो गया। उसी प्रकार से हम इसमें भी देखकर पहचान सकते हैं कि मान लीजिए ये मेल है तो ये क्या हो जाएगी, फीमेल स्ट्रक्चर हो गई। तो जो हेटेरोगेमेट्स होते हैं उनमें हम देखकर पहचान सकते हैं। जो होमोगेमस का उदाहरण बताया था वो क्या था, सम एल्गीज थे, कौन सा, क्लेडोफोरा। इतना क्लियर है। चलो उसके बाद में हम बात करते हैं, इन डायग्रामों को आप अच्छे से देख लेना। इन डायग्राम के बेसिस पे भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे मैं इनका पूरा का पूरा जो नोमिनेचर था उसको भी डाल दिया कि जो फर्स्ट वाला डायग्राम था वो क्या है, आइसोगेमेट्स ऑफ क्लेडोफोरा एल्गी के अंदर। दूसरा हेटेरोगेमेट्स ऑफ फ्यूकस, ये वाला कौन सा हो गया, हेटेरोगेमेट्स ऑफ फ्यूकस, जो भी एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये वाला आप सब जानते हैं ये किसका है, होमोसेपियंस, जो मानव होते हैं उनमें किस प्रकार का गेमेट्स पाए जाते हैं, हेटेरोगेमेट्स। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, एकदम इजी चीज़ें हैं, यहाँ तक आप सबको क्लियर हो जानी चाहिए। अब आगे की बात करते हैं बाइसेक्सुअल इन प्लांट। तो देखो यहाँ तक तो हमने किसके बारे में बात किया, एनिमल्स के बारे में बात किया, कुछ ऑर्गेनिज्म थे उनके बारे में बात किया। अब हम बात करते हैं
बाइसेक्सुअल इन प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तो प्लांट्स में क्या होता है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अगर सेम ही प्लांट पर है, मान लीजिए एक ये प्लांट है, जैसे कि आपको एग्जांपल के थ्रू ही दिखा देता हूँ। जब मान लीजिए कि ये वाला एक प्लांट है, ये वाला प्लांट है, इस वाले प्लांट पर आप गौर से देखेंगे कि ये वाला भाग क्या है, एंथ्रीडियम। ये वाला भाग क्या है, एंथ्रीडियम। क्या वाला, ये वाला भाग क्या है, एंथ्रीडियम। ये कौन सा पार्ट है, मेल सेक्स ऑर्गन। और जबकि ये वाला पार्ट क्या है, ऊगोनियम। क्या है, ऊगोनियम। ये कौन सा वाला पार्ट है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। और ये दोनों किस पे हैं, एक ही प्लांट्स पर उपस्थित है। तो जब दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट्स पर उपस्थित हो तो उसे क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल प्लांट। क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल प्लांट। इतनी चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। बाइसेक्सुअल मतलब दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पर उपस्थित हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे की, ये पाया किस में जाता है। तो देखो कुछ एल्गी होते हैं और प्लांट्स होते हैं। ये वाला डायग्राम किसका है, कारा का। किसका डायग्राम है, कारा का। तो ये इस कारा के अंदर क्या है, जो दोनों सेक्स ऑर्गन है वो एक ही प्लांट पर उपस्थित हैं। तो ये क्या हो गया, कारा। उसमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। अब जो ये स्ट्रक्चर होती है उसे एक और नाम दिया जाता है। तो देखो यहाँ पे आओ, इसका और नाम क्या है, होमोथेलिक या मोनोसियस। देखो जैसे हिंदी में पढ़ेंगे उभय लिंगाश्रयी। तो देखो जो होमोथेलिक का मतलब क्या होता है कि जो दोनों के दोनों थैलस है वो एक ही प्लांट्स पर उपस्थित होते हैं। तो आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, BMH, बाइसेक्सुअल, मोनोसियस, होमोथेलिक। इज दिस क्लियर। क्या ट्रिक बन गई, BMH। क्लियर। इसका एग्जाम्पल आपको बच्चों ध्यान रखना है, कुकर बीटा और नारियल का जो प्लांट होता है वो कैसा होता है, होमोथेलिक या मोनोसियस प्लांट होता है। कैसा होता है, होमोथेलिक या मोनोसियस प्लांट होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें उत्पन्न होने वाले फ्लावर मोनोसियस एंड डायोसियस हो सकते हैं। जो होमोसियस से जो उत्पन्न होने वाला जो मतलब जो फ्लावर है, मान लीजिए कि ये एक होमोथेलिक प्लांट है, इससे ये जो फ्लोर उत्पन्न होगा, फ्लोर के ऊपर ही तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ये क्या है, डायोसियस है, दोनों के दोनों मोनोसियस है, क्योंकि दोनों के दोनों स्ट्रक्चर इसी के ऊपर प्रेजेंट है। लेकिन इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि जो बाइसेक्सुअल प्लांट होता है उससे जो एक फ्लोर कैसा हो सकता है, मोनोसियस भी हो सकता है। तो इतनी चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, दोबारा से एक बार देख लेते हैं इसको, कि जो बाइसेक्सुअल प्लांट होता है उनमें क्या होता है, मेल और फीमेल गेमेट्स क्या होते हैं, सेम ही प्लांट्स पर प्रेजेंट होते हैं। और इसमें क्या होता है, ये किस में पाया जाता है, कुछ एल्गी में और साथ ही साथ कुछ प्लांट्स में भी। जिसमें ध्यान में रखना है हमें, कारा का एग्जाम्पल जो क्या होता है, मोनोसियस। क्या होता है, मोनोसियस। इसके दो अलग नाम और है, क्या नाम है, एक तो होमोथेलिक और उसके अलावा एक नाम और है, क्या है, मोनोसियस। इसके अलावा इसमें ध्यान रखने योग्य चीज़ ये है कि इससे जो उत्पन्न होने वाले फ्लावर है ये मोनोसियस भी हो सकते हैं और डायोसियस भी हो सकते हैं। और इसका उदाहरण क्या है, कुकर बीटा तथा नारियल का जो पेड़ होता है वो इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद में हम बात करते हैं यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर की। जो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर है वो क्या कहलाता है, स्टिमिनेट। तो ये यहाँ पर जो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर है, ठीक है, ये एंथ्रीडियम है, ये क्या है, एक स्टिमिनेट पुकेसर। और जो यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर होता है उसे क्या कहते हैं, पिस्टिल। क्या कहते हैं, पिस्टिल। तो इतनी चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए।
नाम के अकॉर्डिंग भी क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ पर आपको जनरली मैंने बता दिया है कि किस प्रकार से यूनिसेक्सुअल फ्लोर को क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लोर को क्या कहेंगे। तो ये कहानी थी सारी की सारी बायोसेक्सुअल प्लांट के बारे में। अब जो अगली कहानी होगी बच्चों वो होगी यूनिसेक्सुअल इन प्लांट। जो यूनिसेक्सुअल एक लिंगाश्रयी, मतलब इनमें क्या होता है कि जो फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं वो डिफरेंट प्लांट्स पर उपस्थित होते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख भी रहे होंगे कि जो मेल थैलस है उस पर एंथ्रीडियोपोर और जो फीमेल थैलस है उस पर क्या है, आर्कोगोनियोफोर। तो ये दोनों के दोनों क्या है, अलग अलग प्लांट है, डिफरेंट प्लांट है। इसलिए ही इसे क्या कहते हैं, उसको तो बाइसेक्सुअल को तो क्या नाम दिया गया था, होमोथेलिक दिया गया था, और साथ साथ में मोनोसियस नाम दिया गया था। और यहाँ पर क्या होता है, हेटेरोथेलिक और साथ साथ में डायोसियस। दोनों थैलस क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, उसमें दोनों थैलस क्या थे, एक ही प्लांट्स पर उपस्थित थे। और ये जो डायग्राम है ये किसका है, मार्केंसिया का। यहाँ पर मैंने दे रखा है ये किसका डायग्राम है, मार्केंसिया का। किसका डायग्राम है, मार्केंसिया का। इसमें कैसा होता है, डायोसियस प्लांट पाया जाता है। तो बाइसेक्सुअल की बात की, यूनिसेक्सुअल की बात की, वहाँ पर दो एग्जाम्पल देखे थे। बाइसेक्सुअल में जो उभय लिंगाश्रयी होते हैं जैसे होमोथेलिक होते हैं वो किन में प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं नारियल का पेड़ था और साथ साथ में कौन सा पेड़ था, कुकुरबिट्टा का पेड़ था। ठीक है, लेकिन जो यूनिसेक्सुअल में हेट्रोथेलिक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पपीता व खजूर। तो आपको ये दो एग्जाम्पल भी अच्छे से ध्यान रखने हैं, इन दोनों एग्जाम्पल को भी अच्छे से ध्यान रखना है, पपीता और खजूर, पपीता और खजूर। किसमें, यूनिसेक्सुअल में। तो इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं, UHD। उसको कैसे याद रखा था, BHM। कैसे याद रखा था, BHM। और इसको UHD के क्रम में आप याद रख लीजिए। बी का मतलब बाइसेक्सुअल, यही होमोथेलिक, यही मोनोसियस, यहाँ पर यूनिसेक्सुअल, हेट्रोथेलिक और डायोसियस। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद में एक फ्लोवर है, बाइसेक्सुअल जो फ्लोर होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लोर के बारे में तो हमने बात किया था, उसका क्या नाम था, यूनिसेक्सुअल जो फ्लोर थे उनका क्या नाम था, जो मेल फ्लोवर था उसका तो वो तो क्या है, पुकेसर, स्टिमिनेट। और जो फीमेल फ्लोवर है वो क्या है, पिस्टल, स्त्री केसर, जिसे हिंदी में बोलते हैं, ये नाम दिए थे। लेकिन जब बाइसेक्सुअल फ्लोवर, मान लीजिए कि मेल और फीमेल फ्लोवर एक ही प्लांट पर उपस्थित हो तो उसे क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लोवर। उसमें मेल पार्ट भी स्थित होगा उसी फ्लोवर पर और फीमेल पार्ट भी उसी फ्लोवर पर स्थित होगा। ये किस में पाया जाता है, तो आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है। मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। शकरकंद, जो स्वीट पोटैटो होता है उसमें क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लोवर प्रेजेंट रहता है। इट दैट्स क्लियर। यहाँ पर तीन चीज़ों की हमने बात की, वापस से रिपीट करा देता हूँ। सबसे पहले बात की बाइसेक्सुअल, होमोथेलिक, मोनोसियस। बाइसेक्सुअल दोनों के दोनों सेक्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेम प्लांट पर उपस्थित हो गए, दोनों के दोनों सेम प्लांट्स पर उपस्थित हो गए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमने देखा था कारा। कारा के ऊपर हमने डायग्राम के माध्यम से देखा था कि कैसे दोनों के दोनों सेक्स स्ट्रक्चर एक ही प्लांट्स पर उपस्थित थे। उसके अलावा सम एल्गीज एंड प्लांट्स में ये स्ट्रक्चर उपस्थित होती है। होमोथेलस, जो दोनों के दोनों थैलस है वो एक ही प्लांट्स पर उपस्थित होते हैं, इसलिए उसे क्या कहते हैं, होमोथेलिक। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हमने देखे थे कुकुरबिट्टा और साथ साथ में नारियल का पौधा। और जो मोनोसियस था वो उसका एग्जाम्पल हमने बता ही दिया, कारा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं यूनिसेक्सुअल प्लांट के बारे में। यूनिसेक्सुअल प्लांट के बारे में, तो यूनिसेक्सुअल जो प्लांट होता है उसमें क्या होता है, UH और D, ये क्रम हो गया। U से यूनिसेक्सुअल, ठीक है, जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन अलग अलग प्लांट्स पर उपस्थित होते हैं। हेट्रोथेलिक, क्या
हेटेरोथैलिक। हेटेरोथैलिक का मतलब जो दोनों थैलस होते हैं वो अलग अलग प्लांट्स पर उपस्थित होते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? पपीता और खजूर, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। और उसके बाद में जब हमने बात की डायोसियस की, तो डायोसियस मतलब डायोसियस को हिंदी में बोलेंगे विषम थैलेसी, मतलब जो थैलस होते हैं वो अलग अलग स्थित होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? मार्केंशिया। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हमने बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात की कि दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन जो वाले फ्लावर होते हैं वो एक ही प्लांट्स पर उपस्थित हो, एक ही फ्लोर में स्थित हो। तो उसका एग्जाम्पल क्या था? शकरकंद। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं बाइसेक्सुअल एनिमल के बारे में। यहाँ तक तो हमने पढ़ा था कि जो बाइसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं उनके बारे में बात की थी। अब बात करते हैं बाइसेक्सुअल एनिमल के बारे में। तो बाइसेक्सुअल का मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट्स पर, एक ही स्पीसीज पर अगर उपस्थित है तो उसे क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल एनिमल कहेंगे। जिसमें आपने इस डायग्राम को देखकर पहचान लिया होगा कि ये किसका है? उसका केचुए का, अर्थवर्म का स्ट्रक्चर है। किसका है? अर्थवर्म का, ठीक है। इसमें क्या होता है? बाइसेक्सुअल ये जो एनिमल होता है वो कैसा एनिमल होता है? बाइसेक्सुअल एनिमल होता है। इस पे दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? इसी पर स्थित होते हैं। जैसे मेल भी इसी पर स्थित होगा और फीमेल पार्ट भी इसी पर स्थित होगा। उसके अलावा ये किस में पाया जाता है? अर्थवर्म की बात कर ली, स्पंज में पाया जाएगा और साथ साथ में टेपवर्म एंड लीच, जो एस्के हेलमिंथेस एनिमल्स होते हैं मोस्टली ये उन्हीं के एग्जाम्पल है। अर्थवर्म, टेपवर्म एंड लीच। स्पंज किसका है? जो प्रोटोजोन्स होते हैं उसका एग्जाम्पल है। तो हमने ये 4 एग्जाम्पल यहाँ बात की। ये कैसे एनिमल्स होते हैं? बाइसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं। जबकि अब हम बात करेंगे आगे यूनिसेक्सुअल जो एनिमल होते हैं। तो देखो यूनिसेक्सुअल का सबसे आसान मतलब है जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो अलग अलग एनिमल्स पर प्रेजेंट होते हैं। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग एनिमल्स पर प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? कॉकरोच। इसके अलावा और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे ह्यूमन है उसमें मेल और फीमेल दोनों को हम आसानी से पहचान सकते हैं। उसी प्रकार से जो कॉकरोच होता है उसमें मेल अलग होती है, फीमेल अलग होती है। मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पाए जाते हैं, फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हैं। और इस प्रकार से इनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। तो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों के हमने बात कर ली, अच्छे से समझ लिया। प्लांट्स और एनिमल का मैंने एक चार्ट के बेसिस पर आपको अलग अलग करके बता दिया है। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें पूछ सकते हैं। आपके हर एक डाउट को यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं फिर। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गेमिट फॉर्मेशन। तो देखो अब बात करते हैं गेमिट फॉर्मेशन के दौरान जो सेल डिवीजन होती है वो किस प्रकार से होती है। तो देखो जो गेमिट्स होते हैं वो क्या होते हैं? मोस्टली हैप्लॉइड होते हैं। और जो हैप्लॉइड होंगे, मान लीजिए कि कोई एनिमल है वो डिप्लॉइड है। मान लीजिए देखो जो सेल डिवीजन ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन ये क्या होते हैं? हेट्रोगेमेटिक स्पीसीज की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए किसी एनिमल है उसके अंदर जो खुद है वो 2n स्ट्रक्चर है, उससे जो गेमेट्स बने वो क्या हो गए? n स्ट्रक्चर बन गए। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? मियोसिस डिवीजन। उसमें जो विभाजन होता है वो कौन सा विभाजन होता है? मियोसिस डिवीजन होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनमें हैप्लॉइड्स तो खुद होते हैं और उनसे बनने वाला जो गेमेट्स है वो भी हैप्लॉइड ही होगा। तो इसे ये कौन से वाले डिवीजन के कारण से होगा? माइटोसिस, जिसे हम समसूत्री विभाजन कहेंगे। क्योंकि मियोसिस से गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है जबकि माइटोसिस में सेम रहती है। तो इसको हम इस प्रकार से ये समझ सकते हैं कि मियोसिस और माइटोसिस किस प्रकार से होता है। यहाँ पर बात करेंगे कुछ एनिमल्स के बारे में। तो देखो जो हैप्लॉइड पादपकाय होते हैं वो किन में होते हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, शैवाल
और ब्रायोफाइट्स, इनमें क्या होगा, ये खुद ये खुद हैप्लॉइड पादपकाय है। इनसे जो मान लीजिए कि ये गेमिट्स बने, ये भी एन ही होंगे, क्योंकि आपको पता है कि गेमिट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। तो एन से एन बन रहा है, तो ये कौन सा डिवीजन हुआ, माइटोसिस। और इसके अलावा द्विगुणित पादपकाय, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और अधिकांश प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। और इनसे जो गेमेट्स बनता है वो तो हैप्लॉइड ही होगा, और 2n से जब हैप्लॉइड बनेगा तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मियोसिस। तो इतनी चीज़ इस पैराग्राफ के थ्रू आपको समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं कि जो हैप्लॉइड पादपकाय कौन से होते हैं, डिप्लॉइड पादपकाय कौन से होते हैं। बाकी आपको ये पता लग जाएगा कि जब n से n बनेगा तो माइटोसिस सेल डिवीज़न होगा, जब 2n से n बनेगा तो ये मियोसिस सेल डिवीज़न होगा। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और आपको एक चीज़ गांठ मान लेनी है कि अगर हैप्लॉइड सेल्स है और हैप्लॉइड ही गेमेट्स बन रहा है तो कभी भी उसमें मियोसिस नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, माइटोसिस होगा। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई, तो फिर आगे बढ़ें। ये वाला पैराग्राफ भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद में इस वाले चार्ट को आपको फिल करना है, सिंपल सा है, आपको फिल खुद से करना है, जिसमें यहाँ पर जो 2n स्ट्रक्चर है इसकी आधी n में हो जाएगी। तो यहाँ 46 से 23 हो गए, यहाँ 12 से कितने हो जाएंगे, 6, यहाँ 21 दे रखे हैं तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, दुगने 42, 78 दे रखे हैं तो यहाँ पर इसके आधे हो जाएंगे कितने, 3 और 9 39, यहाँ पर क्या दे रखे हैं, 19 दे रखे हैं तो 19 के दुगने क्या हो जाएंगे, 38। इस प्रकार से आपको फिल करना है। और इसमें कुछ है कि आपको गुणसूत्र ध्यान भी रखने हैं, जैसे जो आपके जेनेटिक वाले चैप्टर में दे रखे हैं, जैसे हाउस फ्लाई, रेट, इनके कुछ के दे रखे हैं। तो इसलिए आपको गुणसूत्र की संख्या के बारे में ध्यान भी रखना है थोड़ा सा, बस इसको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इस चार्ट से क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ही कम है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस थी उसके सेकंड पार्ट के बारे में। जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट था उसका पहला तो था गेमीट, और सेकंड क्या है, गेमीट का ट्रांसफ़र। अब गेमीट का ट्रांसफ़र किस प्रकार से होगा उसके बारे में हम बात यहाँ करेंगे। तो देखो, बहुत से एनिमल्स होते हैं जिनमें मेल और फीमेल गेमिट्स क्या होते हैं। जैसे मेल गेमिट्स क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर गति कर सकते हैं। लेकिन जो फीमेल गेमिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्थानबद्ध या स्टेशनरी, मतलब मेल गेमिट्स तो क्या करेंगे, मूव कर सकते हैं, और फीमेल गेमिट्स क्या करेंगे, एक ही जगह फिक्स रहेंगे, वो कहीं नहीं जा सकते। अगर इसको फर्टिलाइजेशन होना है तो एक को यहाँ पर आना, इसको स्पर्म को यहाँ पर आना ही पड़ेगा। ऐसे बहुत से ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ फ्यू फंजाई एंड एल्गीज होते हैं, उनमें क्या होते हैं कि दोनों गेमिट्स मोटाइल होते हैं, और उनमें क्या होता है कि जो गेमिट ट्रांसफ़र के लिए जो एक्सटर्नल मीडियम चाहिए वो क्या होता है, वाटर होता है। तो ये वाटर के द्वारा क्या होंगे, दोनों के दोनों गेमिट्स वाटर में छोड़ दिए जाएंगे। अगर मिल गए तो फ्यूज़ हो जाएंगे, वरना ख़त्म हो जाएंगे। तो एक तो बात की यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म में जिसमें एक मोटाइल होता है और दूसरा क्या होता है, स्थानबद्ध होता है या फिर स्टेशनरी होता है। और कुछ एल्गी एंड जो फंजाई होते हैं उनमें क्या होते हैं, दोनों गेमिट्स क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, और उनको गति करने के लिए किस मीडियम की आवश्यकता होती है, वाटर की आवश्यकता होती है। इट्स जस्ट क्लियर। चलिए, तो फिर इतना क्लियर हो गया तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। सम प्लांट्स लाइक एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, कुछ प्लांट्स जैसे कि एल्गी लोअर प्लांट्स हो गए, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, इनमें क्या होता है, जो मीडियम होता है वो क्या होता है, वाटर होता है, जिससे गेमेट ट्रांसफ़र होते हैं। इसमें क्या होता है कि देखो, जैसे फर्टिलाइजेशन है, एक एग और स्पर्म के द्वारा होता है, ठीक है, एक एग और एक स्पर्म के द्वारा हो जाएगा। इसमें मेल गेमिट्स की एक लार्ज अमाउंट फीमेल गेमिट्स तक पहुंचने से पहले ही लॉस हो जाती है। मान लीजिए कि इसे पानी में छोड़ दिया गया, तो ये स्पर्म है और ये ओवा है,
तो देखो जब स्पर्म को पानी में छोड़ दिया गया तो इसके यहाँ तक पहुँचने के चांस कितने होंगे, कितने बड़े पानी के एक तालाब में छोटी सी जगह से छोड़ा जाएगा स्पर्म, तो यहाँ तक पहुँचने के चांस इसके कितने होंगे, बहुत कम होंगे। इसलिए जो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो मेल्स गेमेट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। इसी के लिए क्या होते हैं कि जो मेल गेमेट्स का प्रोडक्शन होता है वो हज़ारों की संख्या में, ठीक है, जो फीमेल गेमेट्स से हज़ारों की संख्या में मेल गेमेट्स का फॉर्मेशन होगा। उसके कारण से क्या होंगे कि कुछ परसेंट चांस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे कि अब वो एक को फर्टिलाइज कर सकता है। तो ये तो किस में होता है, लोअर प्लांट्स ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। अब बात करते हैं जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनमें। तो देखो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में तो पूरी डिटेल से हम अगले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें मेनली क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स बनते हैं, जो फीमेल ऑर्गेनिज्म पार्ट होता है, और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, परागकण होते हैं, वो क्या होते हैं, मेल गेमिट्स होते हैं, वाहक के रूप में कार्य करते हैं, मेल गेमिट्स के वाहक के रूप में। और जो ओव्यूल होता है उसमें 1% रहता है। और इसमें मेनली होता है क्या है कि जो ओव्यूल होता है वो ओवरी में स्थित होता है, ठीक है। और यहाँ इसको फर्टिलाइजेशन करने के लिए जो परागकण को है वो यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, ओवरी तक पहुँचना पड़ेगा। उसके लिए अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, जैसे वाटर के थ्रू भी पहुँच सकता है या फिर किसी जीव के थ्रू भी पहुंच सकता है, वो अलग अलग चांस होंगे। लेकिन जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग होते हैं। मेल पार्ट का रिप्रेजेंटेशन कौन करता है, पोलन ग्रेन्स करते हैं। और जबकि जो फीमेल पार्ट होता है उनमें ओवा और ओवरी स्थित होती है, ओवरी में ओवा स्थित होती है। इतनी चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए आपको, क्लियर। उसके बाद में बात करते हैं जो बाइसेक्सुअल प्लांट है। बाइसेक्सुअल प्लांट के बारे में बात करेंगे तो बाइसेक्सुअल प्लांट वही प्लांट है जो एंजियोस्पर्मिक बाइसेक्सुअल प्लांट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिग्मा पर इजीली ट्रांसमिट हो जाते हैं। मान लीजिए कि एक प्लांट है, उसके ऊपर बाइसेक्सुअल तो आपको पता ही है कि मेल भी यहीं प्रेजेंट होगा और फीमेल भी यहीं प्रेजेंट होगा, तो इसके पूरे चांस है इजीली ट्रांसमिट होने के, कि इसको कम समय भी लगेगा और 99% चांस इसके बढ़ जाते हैं आसानी से पहुंचने के लिए। तो ये किसका एग्जाम्पल है, पाइनस का। लेकिन मान लीजिए कि मेल गेमिट्स यहाँ स्थित है और फीमेल गेमिट्स दूसरे प्लांट पर स्थित है, यहाँ से पोलन ग्रेन निकले और निकल कर यहाँ तक पहुँचेंगे, तो इसके चांस कितने होंगे, बहुत कम चांस होंगे। इसके लिए बहुत कठिनाइयों का इनको सामना करना पड़ेगा। और साथ ही साथ क्या होगा, जो पोलन ग्रेन है वो बहुत कम मात्रा में स्टिग्मा तक पहुंचेंगे। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट या डायोसियस प्लांट, जिसमें दोनों अलग अलग स्थित होते हैं। चीज़ समझ में आई, दोनों का डिफरेंस समझ में आया। तो पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रोसेस क्या कहलाती है, पोलिनेशन। और पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर क्या करता है, ग्रो, और स्टिग्मे पोलीग्रेन्स को ट्यूब के साथ ओवेल में ले जाती है और मेल गेमेट्स को वहाँ पर छोड़ देती है। इसमें आप बस इतना सा ध्यान रखिए, एक बार इसका रिवीजन लगा लीजिए, क्योंकि अगला जब चैप्टर पढ़ोगे उसके बाद में तो आपको ये वाली प्रोसेस एक बार पढ़ने से इतनी अच्छी तरह क्लियर होगी कि आप ज़िंदगी में नहीं भूल पाओगे। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। देखो बच्चों, उसके बाद में जो अगला हमारा पार्ट होगा वो फर्टिलाइजेशन होगा। इसके बारे में हम बात करेंगे कल की क्लास में, क्योंकि ऐसे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप भी पूरी एक्टिविटी के साथ इस पूरे वीडियो को नहीं देखोगे। इसलिए हम इसे दूसरे पार्ट में कल से एक फ्रेश टाइम के साथ इसका स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप इसमें से कोई अगर चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो का लिंक भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। उससे पहले एक चीज़ और, अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो ऊपर लिंक दे रखा था उससे भी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया गया है। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।